गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक वन शॉट लेक्चर होगा, डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। नोट्स का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और विद थ्योरी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और पैरेलली हमारे ही चैनल पे क्लास 12 हिस्ट्री और क्लास 12 ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है और पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 की सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आप चेक करना ना भूलें। अगेन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में डायरेक्टली जाकर के टैप करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर हमें एनवायरमेंट के कुछ ग्लोबल कंसर्न्स के बारे में पढ़ना है। 2 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि कौन कौन से जो आज के टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है अराउंड एनवायरमेंट, भले वो ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर बॉडीज का पोल्यूशन है, कल्टिवेबल एरिया लिमिट हो गया, ये सब चीजें। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ, कि वो क्या था। ठीक है, एंड बाकी कुछ बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स है। छोटू सा चैप्टर है, डायरेक्टली क्वेश्चन सारा होता है, तो फटाफट से पढ़ करके फिनिश करके कैच करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स अगर हम देखते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों है, हम कंसर्न्स पढ़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट को पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब मिलेगा आपको अगली से अगली स्लाइड पे, उससे पहले पढ़ते हैं ये। ठीक है, सबसे पहला कंसर्न क्या है कि कल्टिवेबल एरिया बहुत ज्यादा लिमिट होते जा रहा है। पहले क्या था, पहले बहुत सारा जो लैंड था जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज आ गई, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर गया, टर्शरी सेक्टर ग्रो कर गया। तो हमने क्या किया, उन लैंड के ऊपर या तो पक्की पक्की बिल्डिंगें बना दी, किराया खा रहे हैं मस्त, अपने बैठ के रेंटेड इनकम आ रही है ना। लैंड कर दी है हमने साफ, बिल्कुल उसको हमने बेच दिया है, कुछ हाईवे में चली गई, कुछ रेलवे लाइन में चली गई, कुछ जो पैसा आया उससे मुआवजे से खुद सा बना लिया, राइट। तो ऐसे कर रहा है। तो धीरे धीरे जो कल्टिवेबल लैंड जो विद टाइम एक्सपैंड होनी चाहिए थी वो और भी ज्यादा कम होती जा रही है। और जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर हमने इतना ज्यादा केमिकल यूज कर लिया है बच्चे कि वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को लूज कर गई है ड्यू टू ओवर यूज, डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। तो लैंड जो थी उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। एंड लैंड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मल लैंड नहीं है, मिट्टी वाली वैसी लैंड नहीं है जिसके अंदर से पानी रिस्क करके नीचे चला जाए, ग्राउंड वाटर में चले जाए, वो नहीं हो रहा। आपने सब कुछ बहुत ही ज्यादा सीमेंटेड बना दिया है, तो उससे वाटर साइकिल भी आपकी मेंटेन नहीं हो पा रही है। कोई ओपन वाटर बॉडी भी आपने नहीं छोड़ी है कि वाटर वेपर से इवेपोरेशन हो, फिर कंडेंसेशन हो, बारिश हो। तो वो था जो आपका इकोसिस्टम है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आपने फॉरेस्ट काट दी है, तो उससे भी आपकी जो एयर है वो ना तो साफ रह पा रही है, साथ के साथ अगेन आपका इकोसिस्टम, आपका जो साइकिल था वो इंपैक्ट हो गया, फूड साइकिल इंपैक्ट हो गया, क्योंकि जंगल खत्म हो गया तो बहुत सारी जो स्पीसीज थी वो एक्सटेंट हो गई है, राइट। तो बहुत सारे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो गई आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओवरग्रेज्ड ग्रासलैंड। अब अगेन लैंड का ही प्रॉब्लम है कि आपने जो ग्रासलैंड्स हैं भी तो उनको इतना ज्यादा ओवरग्रेज करा दिया है कि अब वो रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं, उससे फूड सिक्योरिटी भी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाटर बॉडीज को बहुत पोल्यूट कर दिया। एग्रीकल्चर के अंदर जो पानी यूज करते हो, जो केमिकल यूज करते हो, वो डायरेक्टली आपका ग्राउंड वाटर में जाता है, उसको पोल्यूट करता है। ग्राउंड वाटर आपने बहुत ज्यादा ऑलरेडी निकाल दिया है और चीजें करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाईज है उसमें कुछ खास पानी नहीं जा रहा है। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डायरेक्टली डंप कर देती है, जो कहीं ना कहीं जाकर के हमारी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मिल रहा होता है, राइट। तो वाटर बॉडीज को हमने बहुत ज्यादा डिप्लीट कर दिया है, उससे आप हमारी खुद की हेल्थ डिग्रेड हो रही है। हमारे पास लिमिटेड पानी है वो खराब हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। साथ के साथ मैराइन लाइफ को भी हमने बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो भैया डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, की धीरे धीरे करके जंगलों को काटा जा रहा है, तो उससे ऑब्वियसली इकोलॉजिकली जो तो नुकसान हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन जो लोग उन जंगलों में रहते थे, जिनके जीवन यापन का साधन ही वो जंगल था, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज वहां पे रहती थी, उनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया एक जगह से दूसरी जगह पे, और उनका भी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा लॉस हमें देखने को मिला है कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे अगेन हमारा इकोसिस्टम और हमारी फूड चेन बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। नेक्स्ट ओजोन डिप्लेशन, जिसकी वजह से यूवी रेज आ रही है, जिससे बोथ ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम दोनों के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद कोस्टल पोल्यूशन, की कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल या वेस्ट पोल्यूट होता है, जिससे आपकी एक्वेटिक लाइफ, मैराइन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। कोस्टल कम्युनिटीज जो फिशिंग या टूरिज्म पे डिपेंडेंट रहती थी, उनकी लाइफ्स भी इंपैक्ट हो रही होती है। ठीक है, अब ये जितने भी सारे हमने इश्यूज पढ़े, ये क्या किसी एक बंदे ने फैलाया है? क्या किसी एक बंदे ने डिफॉरेस्टेशन करके सारे जंगल काट के इकोसिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? क्या किसी एक बंदे ने सारी कल्टिवेबल लैंड को उठा करके उसके ऊपर वो बना दिया है? या किसी एक कंट्री ने ऐसा किया है? नहीं, ये सब किसने किया है?
बहुत सारे देशों ने किया है, और अगर अब इसका सुधार करना है तो ये कौन करेगा? सारे देश मिलकर करेंगे। तो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कि अगर सरकारें प्रॉपर एक्शंस नहीं लेंगी, इन सारी चीजों को चेक नहीं करेंगी, तो एनवायरमेंट और भी ज्यादा डिग्रेड होती जाएगी। जब तक सरकार रूल नहीं लाएगी कि आपको और डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा। जब तक सरकार रूल नहीं लाएगी कि इंडस्ट्रीज के अंदर मैंडेटरी होना चाहिए कि जो भी वेस्ट है वो ट्रीट करके ही डिस्पोज करें, भले वो हवा में छोड़ रहे हैं या पानी के अंदर उस पानी को, वाटर को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो ट्रीटेड ही होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार रूल नहीं लाएगी कि पोल्यूशन नहीं करना, नहीं होगा। जब तक सरकार रूल नहीं लाएगी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करना है, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल नहीं होगी। तो सारी चीजें अगर देखा जाए तो इसका पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हैं, और अगर इसको मैनेज भी करना है तो कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो अगेन ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल इशू बन जाती है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विद टाइम बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है जिसमें टाइम एंड अगेन इस इशू को उठाया जाता है कि यार पोल्यूशन हो रहा है। तो 1960s के ऑनवर्ड्स बहुत सारी इस पे बात होने लगी कि ग्लोबली सारी जो कंट्रीज है उन्हें मिलकर बैठ के कुछ ना कुछ सोल्यूशंस, कुछ पॉलिसीज, कुछ लॉज ऐसे लाने चाहिए। ठीक है, तो 1972 में एक बुक पब्लिश की गई कि लिमिट टू ग्रोथ। उसमें यही बोला गया कि हम किस तरीके से जो भी पोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, उससे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रही है। फिर यूएनईपी की कॉन्फ्रेंसेस होने लगी और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज बन गई जो एनवायरमेंट के ऊपर काम करती है अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर, राइट। फिर एक रिपोर्ट आती है आवर कॉमन फ्यूचर, फिर और भी ज्यादा लोग भड़क जाते हैं। फिर 1992 के अंदर जाकर के एक अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरियो, जो आप 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो कि कब हुई थी, ब्राजील में हुई थी, 1992 में हुई थी। कुछ 170 लोगों ने अटेंड की थी। ये एक बहुत बड़ी समिट मानी जाती है जिसके अंदर एक्चुअली में एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो और चीजों पर भी चली गई थी। ठीक है, उसकी की फाइंडिंग्स ये थी कि यार जो वर्ल्ड है ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ग्लोबल नॉर्थ, वो कंट्रीज हैं जो रिच है और डेवलप्ड हैं और जो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुकी है, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुआ है। एक है ग्लोबल साउथ जो पुअर है, जो डेवलपिंग है, जो अभी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, राइट। धीरे धीरे अभी वो डेवलप होने की कोशिश कर रही है। तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि यार दोनों कंट्रीज, जो दोनों टाइप के ग्रुप्स हैं वो अलग अलग है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेट्स से अब लेट्स से हम मान के चलते हैं कि ये एक गली है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पहले से 3-5 घर बने हुए हैं। ठीक है, सालों से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, यही इन्होंने मिलकर के इसको पूरा कूड़ा करकट किया हुआ है। जो टाइलें हैं, जो गली की टाइलें हैं वो खराब हो गई है, राइट। पानी के कनेक्शंस यहाँ पे टूटे हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब समझ में आ जाता है कि यार हमें ही मिलके इसका सुधार करना है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे 2 नए घर बने हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नए बने हैं। वो बोल रहे हैं कि आप सब बराबर पैसा दीजिए, वो बोलेंगे कि भैया ये सारा नुकसान तो हमने नहीं किया, ठीक है, तो आप थोड़ा ज्यादा दीजिए, आप थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, हम थोड़ा कम कर देंगे। ये बात तो सही है, राइट। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि आपने ज्यादा नुकसान किया, आपने सारी गली की टाइलें तोड़ी है, आपने पानी के कनेक्शंस की पाइप तोड़ी है। बहुत ही लेम सा एग्जांपल हो गया है अभी देते टाइम में, मुझे समझ में आ रहा है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस वाया लॉजिक कि इन 5 लोगों ने ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, और जब सुधारने की बात आ रही है तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार आप भी बराबर की हिस्सेदारी लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल फिट इन नहीं होगा, यहीं से समझा लेते हैं कि ये 3-4 कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी अच्छी खासी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर ली, इन्होंने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेवलप कर लिया, बढ़िया यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही है, बढ़िया यहाँ पे मेट्रो चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे ये जो 2 कंट्रीज है, इन्होंने अभी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट की है। अब डेवलपमेंट करनी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस्ट्रीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई पोल्यूशन बहुत हो गया, बहुत पोल्यूशन हो गया, एक काम करते हैं सब मिलकर कंट्रोल करते हैं, 4% आप कट कीजिए, 4 आप कीजिए, एक काम कीजिए आप भी 4% कट कर लीजिए। अगर ये 4% कट करने पे जाएंगे तो ये डेवलप नहीं कर पाएंगे, राइट। ये कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए वो सेम पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए जितनी इनके लिए होनी चाहिए। इनके लिए थोड़े से और स्ट्रिक्ट और हार्श रूल्स होने चाहिए, क्योंकि ये एक बार डेवलपमेंट कर चुके हैं, इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, अब वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इनके पास पैसा भी है, इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहां से आया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन डन बाय द स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, तो यहीं से आता है ये वाला कॉन्सेप्ट जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो रियो समिट के अंदर बेसिकली बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी पे, फॉरेस्ट्री पे। एक एजेंडा 21 साइन किया गया था जिसमें यही था कि जनरल एग्रीमेंट था कि सारी जो कंट्रीज है वो साथ में मिलकर के एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगी, ऐसे तरीके को फिगर आउट करेंगी कि वो बैलेंस बना करके चल सके कि डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ के साथ एनवायरमेंट भी डिग्रेड नहीं हो रही है, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा
है। हालांकि काफी सारे जो लोग थे वो कहते हैं कि एजेंडा 21 और ये जो रियो समिट थी, नाम की रियो समिट थी, अर्थ समिट भी इसका नाम जो रखा गया एनवायरमेंट को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की बात कम हुई, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ज्यादा हो रही थी। नेशंस आपस में ही कुछ कुछ कर रहे थे और अपनी खुद की ग्रोथ की ही बात कर रहे थे। जो उसका एजेंडा था वो एक्चुअली में कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं पाया। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ की अच्छी थी जो इंप्लीमेंट हुई, लेकिन ज्यादा कुछ इसका फायदा हुआ नहीं। और मीटिंग्स होनी चाहिए थी और स्ट्रिक्टली उनको इंप्लीमेंट कराना चाहिए था, राइट, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात और उठी कि हमें ग्लोबल कॉमन्स की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर ऑब्वियसली वहां पे लाइफ नहीं रहती, किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, वर्ल्ड क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ठीक है, तो कॉमन्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कोई एक बंदा या कोई प्राइवेट एंटिटी ओन नहीं करती, ये कम्युनिटी के थ्रू शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, कम्युनिटी सेंटर हो गए, पार्क हो गए, रिवर हो गए, राइट। हम बाहर जाके थोड़ी ना बोलेंगे कि यार ये रोड तो हमारी है, रोड तो सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ग्लोबल कॉमन्स, पार्क हो गए, सेंटर्स हो गए, राइट। तो ऐसे एरियाज जिनको कोई एक सिंगल कंट्री कंट्रोल नहीं कर सकती, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अर्थ का एटमॉस्फेयर कंट्रोल में थोड़ी है कि आप हाथ में पकड़ के खींच लो, अरे ये एटमॉस्फेयर मेरा है, ये एटमॉस्फेयर तेरा है, तू अपने को गंदा कर, मैं अपने को गंदा करूंगा, नहीं, वो तो एक साथ गंदा हो रहा है ना, राइट। सिमिलरली अंटार्कटिका हो गया, ओशन का फ्लोर हो गया या आउटर स्पेस हो गया, कि हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि उससे हमारी एनवायरमेंट भी पल्यूट ना हो और उसके भी, क्योंकि वही सिस्टम है, क्योंकि पॉइंट वही है कि अगर इसमें से अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करोगे तो आपका इकोसिस्टम समहाउ डिसबैलेंस होगा और वो हर देश को, हर नागरिक को इंपैक्ट करेगा, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहने जाने लगा, रिस्क कम्युनिटीज ह्यूमैनिटीज। ठीक है, रिस्क कम्युनिटीज ह्यूमैनिटीज। मैडम भी थोड़ी सी अनपढ़ है, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, बट इट मींस रिसोर्सेज फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये थे। तो अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंटार्कटिका को पढ़ लेते हैं। तो अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही मिनिमल टेरिटोरियल लाइफ है, लेकिन मैराइन इकोसिस्टम काफी अच्छा खासा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल क्लाइमेट को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में। इसकी जो आइस कोर्स है उससे हम बहुत सारी चीजें पता कर पाते हैं, उनको स्टडी करके हम बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं कि हिस्टोरिकली ग्रीन हाउस कंसेंट्रेशन की वजह से वो सारा पोल्यूशन हुआ या वो सारा चीजें हुआ। हम उस मतलब बेसिकली उसकी जो लेयर है उसकी कार्बन डेटिंग करके हम पता कर पाते हैं कि उस टाइम पे कैसा टेम्परेचर रहा होगा, कैसी क्लाइमेट रही होगी। तो थोड़ा सा साइंटिफिक पार्ट है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल एज अ रिसोर्स टू स्टडी अबाउट द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, या पास्ट में कैसे हजारों सालों पहले कैसे हमारा यहाँ पे टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, ओनरशिप की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद ओन करते हैं, यूके, अर्जेंटीना, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये कहते हैं कि हमारा है अंटार्कटिका, लीगल क्लेम्स डालते हैं, सॉवरेन राइट्स डालते हैं। लेकिन ज्यादातर का व्यू ये है कि यार अंटार्कटिका किसी का नहीं है। ऑब्वियसली वहां पे ना तो खुद की नेटिव पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है ना, ये ग्लोबल कॉमन है और ये सबकी भलाई के लिए है, क्योंकि ये समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट को मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इसको बचा लेते हैं कृपया करके। ठीक है, लेकिन लोग तो भाई लोग हैं, है ना, टाइम टू टाइम वो ऐसे एक्शंस अपनी खुद की दलीलें देते रहते हैं कि भाई अंटार्कटिका तो हमारा है ना। जैसे नाम लिख के आए थे वहां पे इनके दादा महाराजे बैठे थे कि भाई अंटार्कटिका तुम्हारा है, ब्रिटेन ये हिस्सा तुम्हारा है, अर्जेंटीना ये हिस्सा तुम्हारा है। ठीक है, कि पागल बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज फन टू एट टाइम्स। ठीक है, एनीवेज आगे देखते हैं कि अंटार्कटिका और आर्टिक ओशन दोनों ही यहाँ पे स्पेशल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स चलते हैं। शिट हमने गिरा दिया है, होपफुली इसके बाद ये चल जाए। लाइट चस रही है तो चलेगा। ठीक है, एनीवेज हाँ चल रहा है। तो अंटार्कटिका और आर्टिक ओशियन के ऊपर, दोनों के ऊपर ही स्पेशल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स हैं। ये जो बोलते हैं इनको बोलने दो, इनको बोलने से कुछ नहीं होता, लॉज बने हुए हैं वहां पे, वो मेंटेन होते हैं। 1959 के बाद से अंटार्कटिका के अंदर सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सिर्फ वहां पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए लोग जाते हैं, फिशिंग के लिए, टूरिज्म के लिए एट टाइम्स लोग जा रहे होते हैं। इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटीज वहां पे नहीं करने दी जाती है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम कॉपरेशन एट टाइम्स चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमने देखा कि पॉलिसीज बनी है ना। तो 1959 के अंदर अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, 1987 के अंदर मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 1991 के अंदर अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल हुआ था। ये सब पॉलिसीज अंटार्कटिका को प्रिजर्व और प्रिवेंट करके रखने के लिए ही थी। ठीक है, जो डिस्कवरी हुई ओजोन होल की ओवर अंटार्कटिका मिड 80s 1980s में, उसके बाद पता चल गया था कि कैसे कैसे इश्यूज हो रहे हैं, एंड उसके बाद से अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और भी काफी सारे एक्शंस लिए जाने लगे। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली कुछ स्लाइड्स पे बताया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक है हमारा ग्लोबल नॉर्थ और एक है हमारा ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो यही था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो चाहती थी कि सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। वो चाहते हैं कि अब हमने तो कर लिया, अब जब बारी आई कचरा समेटने की तो सब लोग समेटेंगे, है ना। बड़ा भाई रात को मैगी बना रहा था, है, उसने पूरी किचन को फैला दिया, सुबह उठ के बोल रहा है कि किचन तो सामूहिक है ना, तो सब लोग मिलकर साफ करते हैं, सारे अपने छोटे बहन भाइयों को भी लगा रहा है, तो गलत बात है। उसने खाई मैगी तो वो साफ करेगा,
हम क्यों करेंगे, हम बाकी का घर साफ करेंगे, ठीक है। तो दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज का टेक। डेवलपिंग कंट्रीज कहती थी कि ज्यादातर जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ है, मैगी आपने खाई है रात को तो बर्तन आप ही धोएंगे, हमारे पेट में नहीं गई है मैगी, तो जो पोल्यूशन आपने किया है तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी शुरुआत ही की है, राइट। तो इतने रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारा ही नुकसान है, तो हम कभी डेवलप कर पाएंगे, ये तो डेवलप भी कर गए, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ हो गया इनका, ऐसे तो हमारे लिए अनफेयर हो जाएगा, राइट। तो इनकी स्पेशल नीड्स को कंसीडर किया जाना चाहिए, और इसको कंसीडर भी किया गया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हालांकि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है। आगे चलते हैं तो 1992 के अंदर एक यूएन फ्रेमवर्क आया था कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो एक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने को लेकर के वो आया था। यार पेन खराब तो नहीं हो गया, नहीं चल रहा है, ओके। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल करके एक अग्रीमेंट आया था, जिसमें हर कंट्री को कुछ बताया गया था कि आपको बाय दिस ईयर इतना परसेंटेज आपको रिड्यूस करना है, कि लेट्स से अभी तक आप 10% करते आए हो तो आपको इतना कम एमिशन अपना कम करना है अपनी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो ये था, उस टाइम पे चाइना और इंडिया को एग्जेम्प्ट किया गया था, क्योंकि उनका ज्यादा ऑलरेडी था भी नहीं, उनको जो टारगेट दिया गया था वो बहुत कम दिया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को टारगेट देता है टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब है, ठीक है। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये जापान में साइन हुआ था 1997 के अंदर, बेस्ड ऑन द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी निगरानी में सारा डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, ओके। आगे चलते तो फिर से आ जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज अगेन वही रिसोर्सेज है जो किसी प्राइवेट या किसी बंदे के थ्रू ओन नहीं होते, बट दे आर शेयर बाय ग्रुप्स। तो अब ग्रुप के थ्रू शेयर है तो उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों होती है, राइट। आप पार्क में जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में जाकर के पिकनिक बना करके सारा गंद वहां पे फेंकाए हो, राइट। अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है कि आप उसको मेंटेन करके रख सको, ठीक है, कि आप उसका यूजेज सही से करो, उसको मेंटेन करके रखो, एंड उसके नेचर ऑफ रिसोर्स के रिगार्डिंग उसको यूज करो, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गांव में बहुत सारी ऐसी पंचायती जमीनें होती थी, है ना, अभी भी होती है, और बहुत सारी ऐसी लैंड होती थी जिसको सब लोग यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गए, है ना, फॉरेस्ट किसी के कंट्रोल में नहीं था, फॉरेस्ट एक कॉमन रिसोर्स है। लोग जो है आज भी अगर आपके गांव में आसपास थोड़ा बहुत फॉरेस्ट रहा होगा, थोड़ा बहुत माउंटेनियस रीजन रहा होगा, तो लोग वहां से जाकर के लकड़ी इकट्ठा कर लाते हैं और चीजें कर लाते हैं, राइट। उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है ना। बट धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को, डिग्रेडेड लैंड को काट करके उनके ऊपर फसल हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, लोग सेटल हो गए इन एरियाज के अंदर, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो गया। तो उससे धीरे धीरे ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, हमें इनके साइज और क्वालिटी के अंदर भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है, कि लोगों ने या तो बहुत डिग्रेड कर दिया या फिर उसको यूज कर लिया है, तो उसका साइज धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। अब जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स बड़े बड़े जंगल होते हैं, एंड सेक्रेड इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि पुराने टाइम के जो लोग थे वो इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते थे, धीरे धीरे इसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ भी जोड़ दिया गया, तो लोग इनको प्रोटेक्ट करके रखने लगे। तो काफी सारे स्टेट ऑन्ड फॉरेस्ट लैंड है या सेक्रेड ग्रुप्स हैं जिनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की तरह प्रिजर्व करके रखा जाता है। साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं वो ट्रेडिशनली विलेज कम्युनिटीज ही मैनेज कर रही हैं, एंड ऐसे चलते आ रहा है, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रुप्स इज अनदर कॉमन रिसोर्स जिसको पढ़ना है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की तरह है कि रिलीजियस रीजंस को मानते हुए इन एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, जो एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, नॉट मच रिलीजियस। तो बट ये तो एक बेसिक ह्यूमैनिटी है ना यार, क्यों आप जंगलों को काट रहे हो, बिकॉज वही आपको हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं, आपको रहने का साधन भी दे रहे हैं। अभी आप बड़े बड़े महलों में इन सब घरों में आकर के रहने लगे हो। देयर वाज अ टाइम जहां से जब हमारा एवोल्यूशन ही जंगलों से स्टार्ट हुआ था, राइट। वहां हंटिंग गैदरिंग से ही चलता था, फिर धीरे धीरे आकर के आप सेटलमेंट बने, राइट। तो ये सिस्टम एनकरेज करता है ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करने का। ऐसा नहीं था कि वो लोग फॉरेस्ट से कुछ लेते नहीं थे, वो इसकी लकड़ी भी काटते थे, वो यहीं पे एग्रीकल्चर भी करते थे, इनके फ्रूट्स भी तोड़ते थे, बट सस्टेनेबल वे में। वो बदले में उतने ही पेड़ उगाते थे, उसको मेंटेन करके रखते थे, राइट। वो उसका उपयोग उसको ऐसे नहीं करते थे कि बहुत सारी लकड़ी काटूंगा, टिम्बर बेचूंगा, फर्नीचर बनाऊंगा, ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा, नहीं, वो सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेते थे, राइट। तो रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि सेक्रेड ग्रुप्स से आपकी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रह सकती है, इकोलॉजिकल बैलेंस रह सकता है, और कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो काफी सारे, इसीलिए बहुत सारे जो टेम्पल्स भी इंडिया में वो सेक्रेड ग्रुप्स के आसपास ही ओरिजिनेट भी हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, एनटॉर्टमेंट हो रही है, तो ये सेक्रेड फॉरेस्ट भी धीरे धीरे काट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से हमें बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं। नई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हालांकि ऐसी कुछ आ नहीं रही है, आए दिन कोई ना कोई नया जंगल कट रहा होता है जिसके खिलाफ में फिर बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर एग्रेशन होता है, एंड उसके बाद हमारी कोर्ट्स को याद आता है कि अच्छा ये तो गलत फैसला ले लिया गया, इसके पे स्टे लगानी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो फॉरेस्ट कट के राख हो जाता,
ठीक है, अभी अरावली का रीसेंट एग्जांपल है, उससे पहले एक और एग्जांपल था, मैं भूल गई हूँ, कि वो जो पिकॉक वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि एक जंगल को काटा जा रहा था, फिर वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच हुआ था, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी, तब उसके ऊपर स्टे लगाया गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट दैट वाज अ वेरी वायरल वीडियो एंड फिर वो आया था। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं रहती है, बहुत सारे ऐसे मे बी अगर लोग आवाज उठाते होंगे, गांव के लोग तो थोड़ी बहुत आवाज उठा लेते होंगे, उनको बेचारों को मार पीट के बैठा दिया जाता है, वो लोग क्या करेंगे, राइट। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज को टेंडर दे दिए जाते हैं बड़े बड़े फॉरेस्ट को काटने के, जो ऐसे एरियाज है झारखंड वारखंड जैसे, वहां पे बहुत सारी कंपनीज को माइनिंग के लिए ले जाते हैं, राइट। तो उससे भी अगेन पॉल्यूशन होता है, ये टॉपिक पे भी आगे आ गया। तो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड पूछा गया है, उसको हम बता देंगे। आगे चलते हैं। तो मैंने ऐसे क्यों बोला, वाई इट इज अ कॉन्टेनियस इश्यू, ठीक है, कि इतना बड़ा इशू क्यों है। तो आप ग्लोबल कॉमन्स में आप सेक्रेट ग्रुप्स वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो, आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से धीरे धीरे इन एरियाज को डिमिनिश करके एनक्रोच किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपको कोई भी 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं फॉर प्रोटेक्टिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अडॉप्टेड एट रियो समिट। हम आगे पढ़ के आ चुके हैं, तो आप बता सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, एजेंडा 21 अडॉप्ट किया है, शेयर्ड क्योटो प्रोटोकॉल उसी के थ्रू साइन हुआ था, और इसके अलावा कुछ कॉमन रिसोर्सेज के ऊपर भी एक्शन लिया गया था। ये भी अगेन रियो समिट के ऊपर है, तो आप लिख सकते हो, यहीं से क्वेश्चन आ रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है एनवायरमेंटल इश्यूज पे। तो सबसे पहले इंडिया ने 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर लिया था। तो जो भी हमारे पास, पहली बात तो हमारे पास सैंक्शंस लगे नहीं थे, राइट, जो भी था हमको परसेंटेज बताया गया था वो हम मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके अलावा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है विच मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल फॉर व्हीकल्स, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, बहुत पुराना डेटा है, राइट। पेरिस क्लाइमेट को हमने एग्रीमेंट को हमने साइन किया था, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स रन करते हैं, ETC। कुछ नए पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है कि जो पब्लिक अवेयरनेस करता है, सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करता है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो पोल्यूशन ना करें, कैसे उनको मॉनिटर किया जा सकता है कि एयर पोल्यूट ना हो पाए। नेक्स्ट है ई मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ईवीज पे सब्सिडीज मिलने लगी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बनने लगा है, ऑल्दो इसके भी अपने खुद के कुछ नुकसान हैं कि इन व्हीकल्स को फिर डिस्ट्रॉय करना अगेन बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बट समहाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हर बंदे को गाड़ी लेने की या गाड़ी लेकर के रोड पे चलने की जरूरत नहीं है। दे कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू। आए दिन रोड पे हजारों लाखों की तादाद के अंदर गाड़ियां बढ़ रही होती है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके, और अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह पे उतना बेटर है भी नहीं, तो अगेन गवर्नमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। बट जिन सिटीज में भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन पीपल वो अपनी गाड़ी से जाना ही प्रेफर करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अडैप्ट एज अ चेंज, कि हम अपनी पर्सनली, हर बंदा गाड़ी लेके चलेगा तो कितना पोल्यूशन होगा, रेदर देन वी कैन गो इन वन सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी बस में या किसी मेट्रो में या किसी ट्रेन में, राइट। तो ये हो सकता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है विच एम्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, अगैन वही कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अपना रिलायंस डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो LPG गैस सिलेंडर्स देता है रूरल एरियाज के अंदर। तो जो ट्रेडिशनल तरीका था कि आपको चूल्हे पे आग वाग बाल करके एयर पोल्यूशन के थ्रू होता था, तो उसकी बजाय LPG सिलेंडर्स आ गया, राइट। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो टाइम अगेन बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हुई है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही आपको चिपको आंदोलन याद होगा ना, कि लोग जंगलों को काट रहे थे तो लोगों ने पेड़ों को चिपक गए थे, राइट। एंड अभी रिसेंट वाला फॉरेस्ट मूवमेंट में आप और भी बहुत सारी रिसेंट एग्जांपल्स लिख सकते हो। बट अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो मैक्सिको, चील, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इंडिया के अंदर काफी सारी डिफोरेस्टेशन के खिलाफ में फॉरेस्ट मूवमेंट होती रही है, राइट। नेक्स्ट मिनरल इंडस्ट्री। तो वही था कि जो गवर्नमेंट होती है वो बाहर की MNCs को या खुद की कंपनीज को टेंडर दे देती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिससे इवेंचुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, हार्मफुल केमिकल्स एमिट हो रहे होते हैं, पोल्यूशन हो रहा होता है, उसके लिए बहुत सारे लैंड को डिस्प्लेस भी किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस किया जाता है। तो ऑफन टाइम्स हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस के अंदर ऐसे ऐसे करके हुआ था कि एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल कंपनी आई थी, तो उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा वहां पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला था। नेक्स्ट है ऑपोजिशन टू मेगा डैम्स, है ना, कि रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हमारे यहाँ पे हुआ था। तो क्योंकि उसमें भी अगेन इकोलॉजिकल बहुत सारे नुकसान हो रहे होते हैं, देन वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
तो कोई भी 3 एनवायरमेंटल चैलेंजेस बताने जो इंडिया फेस कर रही है, बहुत सारे चैलेंजेस यार लिख सकते हो, पोल्यूशन लिख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग से हम जूझ रहे हैं, हंगर, अच्छा एनवायरमेंटल पूछा है तो हमारा जो लैंड है, नेट फॉरेस्ट एरिया है, वो भी ज्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा है, साथ के साथ जो कल्टिवेबल लैंड है वो भी कुछ खास एक्सपैंड हो नहीं रही है, तो ये सब आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हो तो दैट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आज के टाइम पे तो आपको बहुत रीसेंट एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कैसे ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है फॉर द ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, एंड नाउ ही इज ऑन टू ग्रीनलैंड, राइट, कि रिसोर्सेज के चलते एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर देती है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं कर पाती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो भी ब्रिटेन थे या वट एवर फ्रेंच वगैरह, इन्होंने इंडिया या ऐसी कॉलोनीज को क्यों कॉलोनीज बनाया, वहां के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो यही है कि 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टिम्बर की सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गई, तो यूरोपियन नेशंस ऐसे कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया जहां से उनको टिम्बर सप्लाई में मिल रही है, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो अगेन हमने देखा था, अगर आपको नहीं, अभी तो एलिमिनेट हो गया वो चैप्टर, बट कोल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है कि यूएसए और यूएसएसआर क्या करते थे, उन कंट्रीज को अपनी, जैसे जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ने जर्मनी पे कंट्रोल कर लिया था, एक ने ईस्ट पे एक पे वेस्ट पे, ठीक है। तो वहां से वो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे, ऑयल को, सारी चीजों को। सिमिलरली जो भी इनके अलाई बनते थे, जो भी इनके दोस्त बनते थे, ये उन्हें पैसा और मिलिट्री देते थे और बदले में वहां से उनका रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके ले आते थे, राइट। तो मिलिट्री फोर्सेस वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के आसपास ही लगाते थे, है ना। स्टॉक पाइलिंग करके रखते थे कि ऐसे रिसोर्सेज को दूसरे देश से ला करके अपने देश में भी ला करके स्टॉक पाइल उसको इकट्ठा करके रख लेते थे, है ना। फेवरेबल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को ऐसे एग्रीमेंट साइन कराते थे जिसमें उन्हीं का फायदा होता था। तो रिसोर्स हैज बीन वन इंपॉर्टेंट सोर्स। तो ऑयल रिमेन्स आज के टाइम पे भी मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है। वेनेजुएला वाला बिल्कुल ताजा एग्जांपल है। सिमिलरली अमेरिका ने इराक के ऊपर भी इन्वेड किया था 2006 में शायद, है ना, ये कह के कि वो वेपन्स बना रहा है मास डिस्ट्रक्शन के, लेकिन बाद में पता चला था कि उसने उसके ऑयल वेल्स को कंट्रोल करने के लिए अटैक किया था और वहां से बहुत सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट भी किया था। तो हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमेशा हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ट्रंप का जो रिसेंट इंटरव्यू था, दैट दे हैव अटैक्ड वेनेजुएला, नाउ दे आर ऑन टू ग्रीनलैंड बिकॉज दे डोंट वांट कि ग्रीनलैंड को चाइना और रशिया कंट्रोल करे, राइट, क्योंकि समहाउ उनको ये डर था, तो उससे बेटर है कि वो लोग कंट्रोल कर ले। एंड ये सब वहां पे चलता रहता है कि टाइम टू टाइम एंड अगेन सुपर पावर्स ने, बड़ी कंट्रीज ने आसपास की ऐसी कंट्रीज को इन्वेड करने की कोशिश की है जहां पे ये रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गल्फ रीजन हमेशा से इसी वजह से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीजन रहा है जहां पे बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, क्योंकि 64% प्लैनेट का सारा रिजर्व यहाँ पे है ना। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा वेनेजुएला के पास है फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन ऑयल रिसोर्सेज, ये सेकंड नंबर पे आता है, डोंट नो। तो सऊदी अरेबिया सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इराक सेकंड नंबर पे आता है, यूएस, यूरोप, जापान, इंडिया इनसे लेते रहते हैं यहाँ से बहुत सारा। तो यहाँ पे हमेशा से गल्फ रीजन हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वाटर एक बहुत ऐसा दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने वाला है आफ्टर ऑयल, जिसके ऊपर ऐसे दंगे फसाद होंगे, है ना। फोर्सेस को यूज किया जाएगा पानी को प्रोटेक्ट और सीज करने के लिए। टाइम एंड अगेन कंट्रीज के विद इन पानी को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो इतने टाइम से चलती आ रही थी, विच वाज अगेन अनफेयर फॉर इंडिया, क्योंकि वो ज्यादा पानी पाकिस्तान को देती थी डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडस इंडिया से पास होती थी, उसको सीज कर दिया है। सिमिलरली अभी बांग्लादेश के साथ भी हमारी कुछ तो चल रही है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि कोई तो रिवर है, शायद ब्रह्मपुत्र है, उसके पानी को लेकर के। तो हाँ, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि जो कंट्रीज रिवर शेयर करती है, फॉर एग्जांपल इंडस का पानी सारा यहां से जाता था, बट वो ज्यादा पानी आई थिंक 30% इंडिया के पास रहता था, 70% वो पाकिस्तान को मिलता था। बट जब वाटर क्राइसिस आएगी तो हम इसको ब्लॉक करेंगे ऑब्वियसली, ताकि हम अपने लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो वाटर वुड बी द अनदर रिसोर्स जिसके ऊपर वैसे ही लड़ाई होगी, जैसे आज के टाइम पे ऑयल के ऊपर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इंडिजिनस पीपल है, जो लोग, इंडिजिनस पीपल बेसिकली वो लोग हैं जो ओरिजिनली इनहेबिट करते थे कंट्री को बिफोर कोई डिफरेंट कल्चर वहां पे आया। फॉर एग्जांपल अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर आपके व्हाइट्स है और ब्लैक है। ब्लैक वर द पीपल हु आर ओरिजिनली देयर, है ना, जो नेटिव अमेरिकन है, जो ओरिजिनली वहां के थे। बट होता क्या है कि किसी दूसरे एरिया से लोग आकर के यहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं, ये इनको एक पॉइंट के बाद आउट नंबर कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, अब वो क्योंकि माइनॉरिटी में हो गए हैं, ऑल्दो वो उनकी खुद की लैंड है ना, बट अब ये जो लोग आ गए हैं
इनकी चलती है और इनका ऑपरेशन यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनके पास कोई राइट्स वाइट्स कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत सालों से, दशकों से अपने राइट्स के लिए, अपने एजेंडा के लिए, अपनी रिकग्नाइजेशन के लिए हमेशा लड़ते आ रहे हैं। इंडिया के अंदर ऐसे इंडिजिनस लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है एंड दे मेक अप टू 8% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब ज्यादातर जो इंडिजिनस ग्रुप है वो एग्रीकल्चर के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते थे, हंटिंग गैदरिंग वगैरह करते थे, लेकिन और जंगलों के अंदर रहते थे। जैसे जैसे जंगलों को डिस्प्लेस कर दिया जाने लगा, डिमिनिश कर दिया जाने लगा, डिस्प्लेसमेंट होने लगी, उससे इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने लगी है। तो 1975 के अंदर वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, जो एडवोकेट करती है इनके राइट्स के लिए। बट और जो ये काउंसिल है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 11 इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कंसल्टिव स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो अगेन ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी है जो इनके लिए स्टैंड लेती है, बट अगेन हमें भी हार्डली इन लोगों के बारे में पता होता है, राइट। एंड इनकी बातें दबी की दबी रह जाती है बेचारों की, राइट। तो ये भी अपनी इन्वायरमेंट, अगेन इन्वायरमेंट में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इनका जो लाइफस्टाइल था वो डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, एंड क्योंकि फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है तो इनकी लाइफस्टाइल के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है इनकी लाइफ। अब इनका जो पॉलिटिकल राइट है वो भी छिन गया है कि इनके पास पॉलिटिकली कुछ खास राइट होते नहीं है। इकोनॉमिक जो इनका एकमात्र साधन था गुजारा करने का वो भी हट गया। तो इस वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक है इन दिस चैप्टर, ठीक है। क्योंकि ये भी इनकी भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे फॉरेस्ट मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इंडिजिनस लोगों की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन स्टैंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, वो आप बना करके भी लिख सकते हो। 7-8 हमने पढ़ी, आपके दिमाग में कुछ और भी है, मे बी ग्लोबल वार्मिंग जैसे है वैसे ही कुछ और भी आ सकता है आपके दिमाग में। हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा, हमने लैंड का पढ़ा, कुछ और भी हो सकता है। तो आप उसको लिख सकते हो एज ए प्रॉब्लम जो ग्लोबल लेवल के ऊपर सफर कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को पढ़ा, हमने इंडिया की स्ट्रैटेजी को पढ़ा और हमने ये इंडिजिनस लोगों को पढ़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन मेजरली आपका वो रियो समिट से आ रहा होता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज है। एट टाइम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ जाता है, और इंडिजिनस जो पीपल हमने पढ़ा उनसे आ जाता है। इसके लिए तो कहीं से नहीं आता है, ऑल्दो मैंने सभी बोल दिए हैं। एक टॉपिक को बीच में आई थिंक स्किप किया है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, और इंडिया की स्ट्रैटेजी भी इतनी कुछ खास नहीं आ रही होती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत टाइम, बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट। बाय बाय।